जय हिंद प्यारे साथियों, मैं सुशील एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म टीचिंग विद सुशील में आपका स्वागत करता हूं। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतर तरीके से आगे बढ़ा रहे होंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगला चैप्टर होगा, आज हम लोग का अगला चैप्टर है पृथ्वी की गतियाँ तथा अक्षांश एवं देशांतर रेखाएँ। तो यहाँ से कई क्वेश्चन बनते हैं, हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसको आज हम लोग पढ़ाई करेंगे और अच्छे से समझेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। और इस चैनल पर आपको मैं बता दूं कि हर एक क्लास यानी कि आपका कोई भी एग्जाम हो जीके जीएस का, तो यहाँ से एनसीईआरटी साठ संग्रह का बुक जो होता है उसका पूरा सोल्यूशन वन लाइनर क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलता है। तो जो भी भाई बहन इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा और पीछे की क्लास जितने भी नहीं दिखे हैं वो जा करके देख सकते हैं। सब पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, वीडियो में सेक्शन में सब कुछ मिला हुआ है इसका। और इस सभी का पीडीएफ आपको टीचिंग विद सुशील चैनल पर मिल जाएगा। सभी का पीडीएफ आपको वहाँ से मिल जाएगा, आप जाकर के वहाँ से ज्वाइन करके ले सकते हैं। तो ज्वाइन जरूर करिएगा। और क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि जो भी भाई बहन इस चैनल पर पहली बार है, प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताया करिए आपको क्लास कैसे लगा। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी क्लास को। चैप्टर है पृथ्वी की गतियां तथा अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं, और इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज का पहला ही क्वेश्चन बनता है आपका कि विषुवत को संपूर्ण विश्व में दिन और रात बराबर होते हैं, ये तिथियां कौन सी है, यानी किस दिन। आपको ये याद रहना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार क्वेश्चन हर एक एग्जाम में, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे टीचिंग का कोई एग्जाम हो, ये सभी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये इंपॉर्टेंट है। 21 मार्च और 23 सितंबर, फिर से समझिएगा। कहा कि विषुवत रेखा को संपूर्ण विश्व में दिन और रात बराबर होता है, ये सभी को पता है। और ये तिथियां कौन कौन सी, 21 मार्च और 23 सितंबर को। किस दिन ये क्वेश्चन पूछा था, किस दिन दिन और रात बराबर होते हैं, तो 21 मार्च और 23 सितंबर को। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर करिएगा। चलिए, कह रहा कि वर्ष भर रात और दिन किस स्थान पर बराबर होते हैं। पूरे वर्ष भर दिन रात बराबर होते हैं किस पे, भूमध्य रेखा पर। किस पे, भूमध्य रेखा पर। चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, आप जरूर पढ़िएगा इसको और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा अपने साथियों में। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा कि कर्क संक्रांति के समय उत्तरी गोलार्ध के किस स्थान पर 12 घंटे का दिन होगा। तो किस स्थान पर भाई, तो विषुवत रेखा पर 12 घंटे का दिन, 12 घंटे का रात होगा। कब होगा, कर संक्रांति के समय, कर्क संक्रांति के समय ऐसा होगा। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका, अब ऋतु परिवर्तक चक्र है, यहाँ से थोड़ा सा देख लेते हैं, इसके बारे में समझ लेते हैं, फिर उसके बाद इससे संबंधित क्वेश्चन भी पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है आपका, ये ऋतु चक्र है। ये पूरा यहाँ से देखिए, ये पृथ्वी है, ठीक है। और थोड़ा सा बड़ा करते हैं ताकि आपको स्पष्ट दिखाई दे। चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये समझ में आ रहा होगा। ये पूरा आपका सूर्य दिखाई दे रहा है गोला सा बीच में। उसके बाद ये गोला सा पूरा दिखाई दे रहा होगा। अब उसके बाद यहाँ से देखिए कर्क रेखा है, और ये विषुवत रेखा और ये मकर रेखा, ये तीनों रेखाएं हैं, ठीक है। तो यहाँ से एक देखिए, यहाँ पे 21 मार्च को सर्वत्र दिन रात क्या होते हैं, बराबर होते हैं। कब होते हैं, 21 मार्च को यहाँ पे दिन रात बराबर हो जाएंगे। वही सर्वत्र दिन रात बराबर कब होंगे, 23 सितंबर को। अभी इसको हम लोग पढ़े हैं। ये पृथ्वी की कक्षा है, ये अपनी कक्षा पर ये पृथ्वी क्या कर रहा है, घूम रहा है, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ से कह रहा है कि उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु कब होती है, 22 दिसंबर। दक्षिण गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु हो जाती है। अब ये यहाँ से सूर्य का प्रकाश आएगा। फिर देखिए, दक्षिण गोलार्ध में जब शीत ऋतु होगी तो उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म काल 21 जून से होगा, ठीक है। तो ये पूरा आपका फिगर दिया हुआ है, आप इसको चाहेंगे तो देख करके समझ सकते हैं। और इससे संबंधित क्वेश्चन नीचे दिया गया है, तो इस क्वेश्चन को भी समझ सकते हैं। कह रहा देखिए, पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव का कोण कितना है। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव का कोण कितना है, तो 23.5 अंश। कई बार क्वेश्चन पूछा है, कई एग्जाम में भी पूछ चुका है ये। तो ये इसका आंसर कितना होगा, 23.5 अंश। उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन किस तिथि को होता है,
तो 22 दिसंबर को। अभी मैंने यहाँ से दिखाया था फिगर में कि देखिए सबसे छोटा दिन कब था, 22 दिसंबर को। देखिए उत्तरी गोलार्ध की शीत ऋतु होती है, सबसे छोटा दिन ये था शीत ऋतु में 22 दिसंबर को, और सबसे बड़ा दिन कब हो जाता है 21 जून को, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म काल में। ठीक है भाई, तो यहाँ से ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन यही था कि उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन किस तिथि को होता है, तो 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है। ठीक है, नीचे देखिए उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन किस तिथि को होता है, तो 21 जून को होता है। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको कंफर्म हो गया। यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं भाई, प्लीज़ आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और इसको रिवाइज जरूर करिएगा, रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। अगला कह रहा है कि पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना तथा अपने अक्ष पर झुका होना मौसम परिवर्तन का मुख्य कारण माना जाता है। तो मौसम परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है, पृथ्वी का सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाना और अपनी अक्ष पे झुका होना, यही मुख्य कारण होता है। चलिए यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आगे का रहा क्वेश्चन कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है, तो 22 दिसंबर को। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा, अब ये उत्तरी में सबसे छोटा, दक्षिणी में सबसे बड़ा हो जाएगा। सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर को होता है। चलिए आ जाते हैं उपसौर, यानी कि पृथ्वी जब सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है तो इसे उपसौर कहते हैं। ऐसी स्थिति 3 जनवरी को होती है, यानी कि पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक कब होती है, तो 3 जनवरी को होती है। 1 जनवरी को हैप्पी न्यू ईयर हम लोग करते हैं, फिर 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के एकदम सबसे नज़दीक हो जाती है। चलिए यहाँ पे आ जाते हैं, और सबसे दूर होती है अपसौर, सबसे नज़दीक उपसौर। तो अपसौर जो होता है, पृथ्वी जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है इसे अपसौर कहते हैं। ऐसी स्थिति जुलाई में होती है। आप लोग देखते हैं जुलाई में सबसे ज़्यादा धूप होता है, तो जुलाई में बारिश होना स्टार्ट हो जाता है। अभी पहले महीने में, यानी कि पिछले महीने में, तो 4 जुलाई को, 3 और 4, 3 जनवरी और 4 जुलाई को, तो 3 जनवरी को सबसे नज़दीक होती है और 4 जुलाई को सबसे दूर हो जाती है पृथ्वी सूर्य से। ठीक है भाई, चलिए यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। चलिए आ जाते हैं आगे क्वेश्चन पे, देखते हैं। कहा कि ग्रीष्म अयनात प्रतिवर्ष किस तिथि को होता है, तो ग्रीष्म अयनात जो होता है ये 21 जून को होता है। 21 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है, ये आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। 21 जून को और कौन सा दिवस मनाया जाता है, आप इसको जरूर बताइएगा कमेंट करके। चलिए, दोपहर में आपकी छाया किस तिथि को सबसे छोटी होती है, 21 जून को। 21 जून को ही सबसे छोटी छाया बनती है। चलिए कह रहा है कि वार्षिक तापांतर किस अक्षांश पर न्यूनतम होता है, तो भूमध्य रेखा पर। किस पे, भूमध्य रेखा पर 0 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। ठीक है भाई, तो ये आंसर क्या आ जाएगा, भूमध्य रेखा पर। चलिए आ जाते हैं आगे क्वेश्चन का। कह रहा है कि प्रधान यामोत्तर तथा विषुवत रेखा का प्रतिच्छेदन बिंदु कहाँ अवस्थित है, तो अटलांटिक महासागर में। कहाँ पे, अटलांटिक महासागर में स्थित है। 0 अक्षांश तथा 0 देशांतर बिंदु का प्रतिच्छेदन अटलांटिक महासागर में अवस्थित है। यही क्वेश्चन यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो कहाँ पे स्थित है, तो अटलांटिक महासागर में ही स्थित है। सूर्योदय की पहली किरण भारत के किस यामोत्तर पर दिखाई देती है, तो 97°25' पूर्व पे। किस पे, देखिए यहाँ से एक बार फिर से देखिएगा। कह रहा है कि सूर्य की पहली किरण भारत के किस यामोत्तर पर दिखाई देती है, तो 97°25' पूर्व में दिखाई देती है सबसे पहले, और पहली किरण होती है। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा किस महासागर से गुजरती है, तो प्रशांत महासागर से। किस महासागर से भैया, प्रशांत महासागर से गुजरती है। पृथ्वी की भूमध्य रेखा की कुल लंबाई कितनी है, तो ये है आपका 40,075 किलोमीटर। ठीक है भाई, तो पृथ्वी की भूमध्य रेखा की कुल लंबाई कितनी है, 40,075 किलोमीटर। चलिए आ जाते हैं ग्लोब पर 2 स्थान। करा कि ग्लोब पर 2 स्थानों के मध्य न्यूनतम दूरी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा नहीं होती है। ये देखिए ध्यान से देखिएगा। कहा कि ग्लोब पर 2 स्थानों के मध्य न्यूनतम दूरी
अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर नहीं होती है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी देशांतर रेखा प्रधान यामोत्तर के साथ मिलकर के ग्लोब पर किस बृहत वृत्त का निर्माण करती है? तो 180 अंश देशांतर बृहत वृत्त का निर्माण करती है। चलिए, महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं हैं, इनको हम लोग समझ लेते हैं। देशांतर रेखाएं, अक्षांश रेखाएं, उसके बाद फिर आगे आ जाते हैं हम लोग। देखिएगा, ये आपका क्या है, विषुवत रेखा है, ठीक है, और ये कर्क रेखा हो गया। फिर यहाँ से देखिए मकर रेखा, ये क्या आपका मकर रेखा है यहाँ से, और ये है आपका कर्क रेखा, ठीक है। ये तीनों रेखाएं हैं, तो कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा, और इनकी ये दिया हुआ 23 अंश 5 मिनट नॉर्थ में है, और ये मकर रेखा जो है 23 अंश 5 मिनट साउथ में है, और ये विषुवत रेखा 0 डिग्री सेल्सियस पे है, 0 डिग्री है, ठीक है, 0 अंश पे। अब देखिए यहाँ से अटलांटिक वृत्त, और फिर फिगर ऊपर से भी देखते रहिएगा, इस फिगर को पूरा अच्छे से समझिए। कह रहा है कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, ऊपर को क्या बोलते हैं, ये क्या आपका उत्तरी ध्रुव है, और नीचे जो रहता है उसको हम लोग दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं। चलिए आ जाते हैं आगे। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न इसको देख लेते हैं वन लाइनर में, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। चलिए, और इस क्वेश्चन को यहाँ से करा कि 0 अंश से 5 अंश उत्तर और दक्षिण के मध्य की अक्षांशीय पेटी शांत अक्षांश के नाम से जानी जाती है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं था। यहाँ से आ जाते हैं विषुवत रेखा पर स्थित देश। अब विषुवत रेखा पे कौन कौन से देश स्थित हैं, इनको जान लेते हैं। कुल टोटल 13 देश होते हैं विषुवत रेखा पर स्थित हैं। साओ टॉम और प्रिंसिप। दूसरा है आपका गैबोन देश। तीसरा है कांगो गणराज्य। चौथा है लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो। चौथा है युगांडा। पाँचवा है केन्या। छठवां है सोमालिया, और सातवां मालदीव। आठवां इंडोनेशिया। आठवां मालदीव है, और नौवां इंडोनेशिया। 10वां किरिबाती है, और 11वां इक्वेडोर है। 12वां नंबर कोलंबिया। 13वां नंबर ब्राज़ील है। तो विषुवत रेखा पर ये 13 देश स्थित हैं, ठीक है। यहाँ से उसको जरूर रखिएगा दिमाग में। अब आ जाते हैं कर्क रेखा पर स्थित देश। तो कर्क रेखा पर कितने देश हैं? 18 देश हैं भाई। तो कर्क रेखा पर 18 देश कौन कौन से हैं? तो इसको देखिएगा, पहला हवाई द्वीप, दूसरा बहामास, तीसरा मॉरिटानिया, और चौथा अल्जीरिया। पाँचवा लीबिया। छठवां मिस्र। सातवां भारत। आठवां म्यांमार। नौवां ओमान। 10वां मैक्सिको, और 11 माली, और चौथा 12 नाइजर, और 13वां क्या है? चाड, और 14वां सऊदी अरब। 15वां संयुक्त अरब अमीरात, और 16वां है बांग्लादेश। 17 चीन। 18 ताइवान। तो ये 18 देश हैं जो कर्क रेखा पर स्थित होते हैं। चलिए आ जाते हैं आगे। कह रहा है कि मकर रेखा पर स्थित देश। तो मकर रेखा पर 12 है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा कर्क रेखा पर है, उसके बाद फिर विषुवत रेखा पे, उसके बाद फिर मकर रेखा पे। मकर रेखा पे कौन सा है? ब्राज़ील है, पराग्वे है, अर्जेंटीना, चिली, फ्रांस, बोत्सवाना, ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर, मोजाम्बिक, दक्षिण अफ्रीका, टोंगा, और नामीबिया। तो ये हैं पूरा 12 देश जो मकर रेखा पर स्थित है, ठीक है। चलिए आ जाते हैं आगे क्वेश्चन। अगला करा कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सबसे निकट कौन सा जलमंडलू मध्य स्थित है? तो बेरिंग जलमंडलू मध्य। कौन सा? बेरिंग जलमंडलू मध्य स्थित है। भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला रासायनिक तत्व कौन सा है? तो ऑक्सीजन है। तो भूपर्पटी में सबसे ज़्यादा कौन पाया जाता है? ऑक्सीजन। चलिए करा कि यदि दो स्थानों की स्थिति में 90 अंश देशांतर का अंतर है, तब उनके मध्य कितने घंटे का अंतर होगा? 6 घंटे का। कितने घंटे का? 6 घंटे का।
चलिए आ जाते हैं आगे, अगले क्वेश्चन पे देख लेते हैं। यहाँ से अगला क्वेश्चन करा कि मिस्र के राजधानी काहिरा का स्थानीय मानक समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है। यानी कि ग्रीनविच से भी 2 घंटा आगे किसका है? राजधानी काहिरा का, मिस्र की राजधानी काहिरा का। तो यह किस देशांतर पर स्थित है? ये 30 अंश पूर्वी देशांतर पर स्थित होता है। करा कि अश्व अक्षांश किसे कहते हैं? यानी कि 30 अंश 35 अंश, 30 से 35 अंश अक्षांश अश्व अक्षांश कहलाता है। अगला क्वेश्चन करा कि पृथ्वी का आंतरिक भाग कोर, जिसे हम लोग बोलते हैं कोर, निकिल एवं लोहे से मिल करके बना होता है। देखिए यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पृथ्वी का आंतरिक भाग जो है वो क्रोड, निकिल और लोहे से मिल करके बना हुआ है। और जब 82.5 अंश पूर्व देशांतर पर मध्याह्न को हो तब किस देशांतर रेखा पर देशांतर रेखा पर सुबह के 6:30 बजेंगे? तो 0 डिग्री सेल्सियस सेंटीग्रेड देशांतर रेखा पर 6:30 बजेंगे। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों किस एक महाद्वीप के से होकर के जाती हैं? तो अफ्रीका महाद्वीप। कौन सा भैया? अफ्रीका महाद्वीप है। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी की उत्पत्ति गैसों और धूल के कणों से हुई है, वह किस विद्वान ने कहा है? ये ओस्मिड है जो इन्होंने कहा था। अगला क्वेश्चन करा कि पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में किस विधि का प्रयोग किया करते हैं? तो यह है यूरेनियम डेटिंग रीडिंग। ठीक है, तो यूरेनियम डेटिंग रीडिंग इसी की सहायता से करते हैं। अगला क्वेश्चन करा कि जीवाश्मीय साक्ष्यों के आधार पर पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कब मानी जाती है? तो ये मानी जाती है आपका 3.5 मिलियन वर्ष पूर्व। ठीक है भैया, चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है करा कि यदि किसी स्थान पर सुबह के 6 बजे हैं तथा उसी समय ग्रीनविच माध्यम समय GMT यानी कि 3 बजे प्राप्त होते हैं, तो इस स्थान की देशांतर रेखाएं 45 अंश पूर्व होती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है कि विश्व को कितने समय कटिबंधों में विभाजित किया गया है? तो 24 समय कटिबंधों में विभाजित किया गया है। ठीक है, यहाँ से देखिएगा फिर से क्वेश्चन को, विश्व को कितने समय कटिबंधों में विभाजित किया गया है? तो 24 समय कटिबंध में विभाजित किया गया है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि ग्लोब पर उत्तरी गोलार्ध में विषुवत वृत्त से 66 से 1/2 की कोणीय दूरी पर खींचा गया काल्पनिक वृत्त कहलाता है। तो आर्कटिक वृत्त कहलाता है। क्या कहलाता है? आर्कटिक वृत्त कहलाता है। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि विषुवत रेखा, देखिए यहाँ से क्वेश्चन कर रहा है कि विषुवत रेखा कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? विषुवत रेखा सहित कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? तो 181। कितनी है भाई? 181 है। आगे देखिए कह रहा है कि 0 अंश सॉरी भाई, सॉरी चलिए कहा कि 0 अंश देशांतर रेखा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मानक समय का निर्धारण किया जाता है। यह देशांतर रेखा निम्नलिखित देशों से होकर के गुजरती है। तो ये कौन कौन से देश हैं इसको देख लीजिएगा। कह रहा है कि पहला देश आपका हो जाता है यूनाइटेड किंगडम, दूसरा फ्रांस, तीसरा स्पेन और चौथा अल्जीरिया है, पांचवा माली है, छठवां बुर्किनिया फासो और सातवां टोगो, आठवां घाना और नौवां है आपका अंटार्कटिका। ये 9 देश हैं जहां से ये गुजरती है रेखा। ठीक है, चलिए आ जाते हैं इसका अंतिम क्वेश्चन ये है यहाँ पे करा कि भूमध्य रेखा पर 1 अंश के अंतराल पर 2 देशांतरों के मध्य
111.32 किलोमीटर की दूरी होती है। यानी कि दो देशांतरों के मध्य की दूरी कितनी होती है? तो 111 कहीं कहीं मिलता है, कहीं कहीं 111.32 किलोमीटर की दूरी होती है। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको जरूर याद रखिएगा, जो दो देशांतरों के बीच की दूरी होती है वो कितनी होती है? 111.32 किलोमीटर। या तो 111 भी दे देगा तो आपको देखिए यहाँ पे है, ये जो देशांतर रेखाएं हैं ये सब, इनके सभी के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। ठीक है, इधर से भी ये सब है, इन जो रेखाएं हैं ये सब, इन दोनों रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है ये 111 किलोमीटर होती है। ठीक है, तो ये चैप्टर का ये अंतिम क्वेश्चन था। अब आ जाता है अगला क्वेश्चन। अगला चैप्टर आ जाता है चट्टानें एवं ज्वालामुखी। तो चट्टानें एवं ज्वालामुखी है, तो इस चैप्टर को हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे। ठीक है, इस चैप्टर को हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे, और इन सभी का पीडीएफ आपको टीचिंग विद सुशील टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आप वहाँ से जा कर के इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। सभी को जय हिंद, जय भारत,